वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं फिजिक्स और आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए ये सारी चीज़ें देखते हैं। स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो इसके बारे में दोस्तों क्या है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल लोकेटेड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूव दैट पार्टिकल फ्रॉम अ रेफरेंस पोजीशन टू द करंट पोजीशन। ठीक, तो क्या हुआ इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल लोकेटेड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये क्या होता है, ये बराबर होता है आपके वर्क डन टू मूव दैट पार्टिकल फ्रॉम अ रेफरेंस पोजीशन टू करंट पोजीशन। ठीक है, thus this reference position is taken at the infinite distance from the attractor mass where the potential energy of the particle is assumed to be 0। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्क्स। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पे वो बिंदु जहाँ पे सारा जो ऑब्जेक्ट है उसका संपूर्ण पूरा वेट जो है वो जहाँ पे वर्क करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, देयरफॉर बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट अंटिल इट्स शेप चेंजेस। ठीक है, तो ये रहा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ ऑब्जेक्ट्स की कहाँ कहाँ स्थित होती है। सबसे पहले है आपका जनरल रॉड। ठीक है, एक कोई जनरल रॉड हो तो सेंटर ग्रेविटी कहाँ पे होगी, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड एक्सिस। ठीक है, उसके बीच में स्थित होगी। ट्राइंगुलर, कोई आपका ट्राइंगुलर सॉलिड है। ठीक है, तो इसके इंटरसेक्शन मिड पॉइंट पे। ठीक है, ट्राइंगुलर सॉलिड है तो इसके इंटरसेक्शन मिड पॉइंट पे लगभग यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सॉलिड हो तो इसके डायगोनल इंटरसेक्शन पे। ठीक है, यानी ये बीच में। सर्कुलर रॉड हो तो सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, जो अगर कोई सर्कुलर बोर्ड हो तो उसके सेंटर पे। कोई कॉनिकल सॉलिड हो तो ऑन द कोन एक्सिस डिस्टेंस अबव द 1/4 हाइट फ्रॉम द बेस। ठीक है, ये जो हाइट है इसके 1/4 पे यहाँ पे होगा। आगे आपके हेलो कोन है, कोई खाली कोन है तो 1/3 हाइट फ्रॉम द बेस ऑन द एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और कोई सॉलिड सर्कल है तो सॉलिड सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो ऐसे आपका ये आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द सन इन आवर सोलर सिस्टम। द हैवी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट। ठीक है, यानी आपका जो सूर्य है उसके चारों तरफ जो भी हैवी ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडीज जो भी रिवॉल्व करते हैं आपके इलिप्टिकल पाथ पे, वो सारे प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, तो केपलर के कुछ नियम है जो आपके प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड हैं। चलिए उनको पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केपलर, तो देखिए दोस्तों, जो प्लैनेट्स की मोशन है उसके बारे में केपलर ने 3 नियम दिए जिसको बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इन तीनों को एक एक करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहला था आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकेंड है लॉ ऑफ एरियाज, थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें क्या है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, हैविंग द सन एट द वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द इलिप्स। दिस लॉ वाज डेविएशन फ्रॉम द कोपर्नियन मॉडल विच अलाउड ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स। द इलिप्स ऑफ विच द सर्कल इज अ स्पेशल केस इज अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बताया सबसे पहले कि सारे जो प्लैनेट होते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इलिप्स क्या होता है आपका,
ऐसे देखिए दीर्घवृत्त होता है, इसमें 2 फोकाई होती हैं, ठीक है, 2 नाभियां होती हैं, जिसमें एक पर इन्होंने बताया कि सूर्य है। ठीक, देखिए इस फिगर में आपको समझ में आएगा, द ऑर्बिट्स आर इलिप्स। तो ये देखिए ये इलिप्स है, ये एक फोकाई पे आपका सन है एक फोकस पे, और यहाँ पे प्लैनेट जो है ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने तो सबसे पहले ये बता दिया कि पाथ जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता है बल्कि इलिप्टिकल होता है, जैसा कि पहले सजेस्ट किया गया था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में ट्रैवल करते हैं प्लैनेट्स। तो केपलर ने बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट पे नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट पे ट्रैवल करते हैं, और जो सन होता है वो वन ऑफ द 2 फोकाई पे वो उसका वहाँ पे उसका स्थान है। दूसरा है इन्होंने बताया, दूसरा बताया कि लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, द लॉ कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट प्लैनेट अपीयर्स टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फर्दर फ्रॉम द सन। ठीक है, और व्हेन दे आर नियरर देयर स्पीड आर फास्टर। ठीक है, तो इसमें देखिए दूसरे वाले फिगर से समझ में आएगा आपको बिल्कुल अच्छे से, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये वाला जो एरिया है ये भी देखिए 6 मंथ इन्होंने बताया है, और ये एरिया भी 6 मंथ का है। ठीक है, एक कोई प्लैनेट है वो 6 मंथ में यहाँ से यहाँ पहुँचता है, और दूसरा यहाँ पे 6 महीने में यहाँ से यहाँ पहुँचता है। इनका यही कहने का मतलब है कि जो ये एरिया है, ठीक है, जो ये वाला एरिया है, ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, और इससे इस ऑब्जर्वेशन से ये भी पता, ऑब्जर्वेशन से एक और चीज़ पता चलती है। ठीक है, ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जो प्लैनेट जो हैं वो सूरज के पास हैं, ठीक है, सन के पास हैं, उनकी स्पीड तेज होगी, और वहीं जो प्लैनेट सूरज से दूर हैं उनकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। और तीसरा क्या ये बताते हैं कि लॉ ऑफ पीरियड्स, इसमें क्या है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लैनेट। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया, टाइम टू कंप्लीट ऑर्बिट क्या है, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, अगर इसको कैपिटल टी से डिनोट करें तो ये प्रोपोर्शनल टू द, इसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये जो इलिप्स है आपका, ठीक है, इसका जो ये है आपका सेमी मेजर एक्सिस, को अगर ए से डिनोट करें तो प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर 3। ठीक है, यही बताया गया है इसमें कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर 3, जिसमें टी क्या है, टाइम टू कंप्लीट ऑर्बिट, और ए जो है वो आपका सेमी मेजर एक्सिस है। ये आपका लॉ ऑफ पीरियड है। ठीक है, तो ये हमने तीनों समझ लिया। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या बताया कि जो प्लैनेट्स हैं इलिप्टिकल पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं, और एक वन ऑफ द फोकाई पे सूरज स्थित है। दूसरा लॉ ऑफ एरियाज क्या बताया इन्होंने, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक है, अगर प्लैनेट हैं इस एक सेम समय में वो समान क्षेत्रफल सेम एरिया कवर करेंगे। इससे क्या पता चलता है कि सूरज के पास वाले वो जल्दी ट्रैवल करते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और सूरज से दूर वाले जो प्लैनेट हैं उनकी स्पीड कम होती है। और तीसरा इन्होंने बताया कि अगर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी है और सेमी मेजर एक्सिस की ए है तो इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर 3। ठीक है, ये आपके केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं केपलर के बारे में। तो इनका जो समय था वो 1571 से लेकर 1630 तक था। was a scientist of German origin and formulated the 3 laws of planetary motion based on the painstaking observation of Tycho Brahe and co-workers। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। he is also known for the founder of ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कौन है, ये आपके जॉनसन केपलर हैं। ठीक है, ब्रिंग द फर्स्ट टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू लाइट आफ्टर इट इंटर्स इन अ टेलीस्कोप। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।